तो देखिए, अलग अलग लोकेशन से सुबह से आर भारत आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव इस वक्त कश्मीर से जुड़े हुए, दानिश के घर से, काजल हमारे साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जतिन सुबह से हर एक जानकारी जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच ग्राउंड जीरो पर हमने जब अपनी पड़ताल की, आप तक हर एक अपडेट पहुंचाई, तो कई सारे सवाल जो है वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उमर को लेकर, इन डॉक्टर्स को लेकर खड़े हो रहे हैं। एक बार उन सवालों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि उमर डॉक्टर था तो आतंकी जो है वो कैसे बन जाता है। सबसे पहला और बड़ा सवाल जो है वो ये निकलकर सामने आता है। उसके साथ साथ सुसाइड बॉम्बिंग की बात जो है वो क्यों निकलकर सामने आ रही है। दूसरा सवाल जो है वो ये सवाल है कि जान बचाने वाला मरने मारने की बात क्यों कर रहा है। आप सोचिए, डॉक्टर जिसका जिक्र आप करते हैं, जिसे शपथ दिलाई जाती है कि वो जान बचाएगा, लेकिन अब वो मरने मारने की बात जो है वो कर रहा है। बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो रिपब्लिक भारत उठा रहा है। इसके साथ ही आतंकी उमर नबी का किसने ब्रेन वॉश किया, क्योंकि देखिए एक रेडिकलाइज सोच कैसे इनमें डाली गई, इसके पीछे कौन काम कर रहा था। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था। और साथ ही अगर हम बात करें कि इनकी स्टेट को लेकर एक बैकग्राउंड जो है वो सामने आना, बहुत सारे सवाल हैं। उमर को फिदाइन बनने के लिए उकसाया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि उसे क्यों सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उकसाया जा रहा था, क्यों उसका ब्रेन वॉश जो है वो किया जा रहा था। मानवता के खिलाफ, ये मानवता के खिलाफ ब्लास्ट जो है वो करने के पीछे किसकी साजिश है। ये लगातार कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है, एक तरफ जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में ये सभी डॉक्टर्स का एक साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में आना। काजल हमारे साथ लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। काजल, देखिए, जब जब बार बार दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र हो रहा है तो जिक्र हो रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, जिसे एपिसेंटर बताया जा रहा है, जहां पर ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो चल रही थी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रही हैं कि उमर जो है वो लगातार ये बता रहा था कि फ़िदाइनी हमला करना या फिर लोगों को मरने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये जाहिर तौर पर अभी साफ नहीं हुआ है कि उमर ही सबको ये मरने का या फ़िदाइनी हमला करने का, या फिर जिस तरीके से वो अपने बयान में जो वीडियो सामने आई है उसमें साफ तौर पर वो लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से फ़िदाइनी हमला करना, किस तरीके से मरना जायज़ है इस्लाम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एपिक सेंटर है अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसको लेकर जाहिर तौर पर तमाम खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर साजिश और प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, वो सभी चीज़ों का पर्दाफाश अब हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईडी की जो टीम है वो सुबह से ही अंदर मौजूद है और लगातार हर दस्तावेज की, हर उस चीज़ की जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रही है, जिससे हर एक एंगल का पर्दाफाश जो है वो किया जा सके, किस तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की गई। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हाथ है, और कहे तो इस पूरे प्लानिंग और प्लॉटिंग में और इस पूरे साजिश में अगर किसी का हाथ है और किसी ने इसकी शुरुआत की तो ये शुरुआत अल फलाह यूनिवर्सिटी से हुई। किस तरीके से रूम नंबर 13 में बैठकर पूरी तरीके से महफिल सजाई जाती थी और किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी, किस तरीके से रणनीति बनाई जाती थी और किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था कि फिदाइनी हमला करना या फिर इस तरीके का हमला करना, अमोनियम नाइट्रेट को इतनी भारी मात्रा में इकट्ठा करना और किस तरीके से ड्रोन के जरिए एक एक जगह को निशाना बनाना है। लेकिन फिलहाल अगर आपको बता दें तो ये ड्रोन का जो पूरे तरीके से ड्रोन को लेकर साजिश रची गई थी वो फिलहाल फेल हो गई और ये पूरा पर्दाफाश हो गया। क्योंकि हमले से एक दिन पहले जिस तरीके से विस्फोट हुआ, उससे एक दिन पहले अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में बरामद किया गया और फरीदाबाद से ही बरामद किया गया। और ये जो I-20 गाड़ी जो विस्फोटक बनी इस पूरे मामले में, वो इसी एपिक सेंटर से, इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलती हुई नजर आई। पूरे फरीदाबाद में कई जगह पर तो देखिए, लगातार ग्राउंड जीरो से आप तो हर एक अपडेट तो पहुंचा रहे हैं। काजल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन इस बीच देखिए जो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रहा है उसको लेकर एक ग्राफिक से एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको देते हैं। मैडम सर्जन का जो जिक्र हो रहा है, यानी ये एक तलाश में थी, अब तलाश में थी ये महिलाओं की। अब ब्रेन वॉश करने के लिए इसने टारगेट जो है बनाया 18 साल की लड़कियों को, यानी आसानी हो उन्हें ब्रेन वॉश करने में। जानकारी ये भी है कि तलाकशुदा महिलाएं जो है, तलाकशुदा महिलाओं को भी ये खोज रही थी। अपनी एक पूरी, हम कह सकते हैं, आतंकी जो साजिश है उसको एक तरीके से लेकर आने के लिए मिशन काफिर ही आप इसे कह लीजिए। क्योंकि देखिए, लगातार अगर जो परत दर परत जांच हो रही है उसके बाद चीजें निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर बम बनाने की तैयारी के लिए, अटैक करने के लिए, इसको लेकर जो है
बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इसमें महिलाओं को भी, पढ़े लिखे डॉक्टर्स को भी, और पढ़े लिखे डॉक्टर्स के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के पढ़े लिखे जो हम कह सकते हैं लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व करना और अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 13 में ये पूरी प्लानिंग करना। वैभव लगातार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दानिश के घर से। देखिए वैभव, सवाल अभी भी वही है, पढ़े लिखा होना, किसी ने मेडिकल की पढ़ाई की हुई है, डॉक्टर है, तो किसी ने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की हुई है। इन्हें रेडिकलाइज कौन कर रहा था, इन्हें कौन ब्रेन वॉश कर रहा था? और देखिए पलक, बिल्कुल इन्हें कौन रेडिकलाइज कर रहा था, कौन इनका ब्रेन वॉश कर रहा था, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इनको फंडिंग कहां से हो रही थी, इनके फंडिंग को लेकर सोर्सेस क्या थे। अब बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से यह बताया जा रहा है कि इनको विदेश से फंडिंग की जा रही थी और बाकायदा जैश ए मोहम्मद जो मॉड्यूल है वो इस देश के अंदर एक्टिव किया जा रहा था। और यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक दो नहीं बल्कि 25 ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर रेड की है और इस नेक्सस को निस्तानाबूद किए जाने की पूरी कोशिश जारी है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। अल फलाह के दफ्तर में ईडी की रेड, 25 ठिकाने आतंकी निशाना, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच विदेशों तक आंच। दिल्ली धमाके की जांच में जैसे ही जांच एजेंसियों को इस बात का पुख्ता सबूत मिला कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बार फिर देश में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, जांच एजेंसियां जैश के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए फुल एक्शन में आ गई हैं। एक तरफ एनआईए और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहां आतंकियों की जड़ें खोदने शुरू कर दी हैं, वहीं विदेशों से टेरर फंडिंग वाले रूट्स भी ईडी के निशाने पर आ गए हैं। इसी कड़ी में ईडी की टीम ने दिल्ली धमाके के बाद जांच के दायरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर रेड को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मंगलवार सुबह से शुरू हुई इस छापेमारी में अल फलाह के कुल 25 ठिकानों पर रेड हुई, जिसमें अल फलाह का ओखला हेडक्वार्टर, फरीदाबाद में अल फलाह कैंपस का दफ्तर और दिल्ली एनसीआर के 23 दूसरे ठिकाने हैं। सूत्रों की माने तो ईडी के इस स्ट्राइक का मकसद दिल्ली धमाके में हुई टेरर फंडिंग की जांच, यूनिवर्सिटी को मिले विदेशी फंडिंग, संदिग्ध ट्रांजैक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी के विदेशी कनेक्शंस की जांच और फॉरेंसिक ऑडिट शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ये पुख्ता करने में लगी है कि कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के जरिए जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में टेरर फंडिंग तो नहीं की गई। सूत्रों की माने तो ईडी ने इस मामले में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईसीआईआर भी दर्ज किया है, जो यूनिवर्सिटी की फंडिंग सोर्स का एक्सरे निकाल रही है। आपको बता दें, दिल्ली धमाके की जांच में ये सामने आ चुका है कि लाल किले के पास बम धमाका करने वाला डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल अहमद इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इनके साथ कई दूसरे डॉक्टर्स के भी आतंकी नेटवर्क में शामिल होने का शक है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जांच एजेंसियों की नजर में अल फलाह यूनिवर्सिटी का रोल इतना संदिग्ध है कि ईडी की छापेमारी से पहले अल फलाह के फाउंडर जवाद फारूकी को पूछताछ के लिए समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो अभी तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों की यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि जांच एजेंसियां भी ये जानना चाहती हैं कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले जवाद फारूकी ने कैसे कुछ सालों में 75 एकड़ में कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके यूनिवर्सिटी बना ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।